हेलो फ्रेंड्स, ये इंडियन पॉलिटी सीरीज का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को कवर कर लिया था 1940 तक। तो जो लास्ट इवेंट हमने कवर किया था वो था 1940 अगस्त ऑफर, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नेहरू जी की इस डिमांड को मान लिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी उसमें सिर्फ और सिर्फ इंडियंस होंगे। तो ये बात तो साफ हो गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जिम्मेदारी अब सिर्फ इंडियंस की है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कॉम्पोजिशन कैसी होगी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पजल थी। कहने का मतलब, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने लोग प्रिंसली स्टेट से होंगे, कितने ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस से, कितने डिप्रेस क्लासेस से और कितने मुस्लिम लीग से, यानी किसको कितना रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, ये तय करना बहुत ही मुश्किल काम था। तो साल 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा इस पजल को सुलझाने की कोशिश की गई। मार्च 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भेजा, जिसे क्रिप्स मिशन कहा जाता है। क्रिप्स मिशन ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक ड्राफ्ट प्रपोजल लेकर आया था। इस प्रपोजल में ये कह रहे थे कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए तैयार है, और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ मेंबर्स प्रोविंशियल असेंबली से इलेक्ट होकर आएंगे और बाकी के मेंबर्स प्रिंसली स्टेट से होंगे, जिन्हें उस प्रिंसली स्टेट के प्रिंस नॉमिनेट करेंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक क्लॉज ये भी जोड़ा गया कि अगर कोई प्रोविंस या प्रिंसली स्टेट नए कॉन्स्टिट्यूशन के साथ नहीं जाना चाहता है तो वो अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है। उन्हें भी ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी कॉमनवेल्थ में शामिल कर लेगी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही क्रिप्स मिशन को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। कांग्रेस ने रिजेक्ट किया क्योंकि क्रिप्स मिशन का ये वाला क्लॉज, जिसमें ये कहा गया था कि अगर कोई प्रोविंस या प्रिंसली स्टेट नया कॉन्स्टिट्यूशन के साथ नहीं जाना चाहता है तो वो अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है, ये तो बिल्कुल पार्टीशन का ब्लूप्रिंट दे दिया था क्रिप्स मिशन ने। तो कांग्रेस को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था, क्योंकि इसे एक्सेप्ट करने का मतलब था देश बनने से पहले ही उसके टुकड़े करना। और अगर मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि मुस्लिम लीग को चाहिए था मुस्लिम्स के लिए एक अलग देश, यानी पाकिस्तान। और क्रिप्स मिशन में पाकिस्तान बनने की तो कोई बात हो ही नहीं रही थी। एक्चुअली क्रिप्स मिशन के हिसाब से कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोविंस या प्रिंसली स्टेट जिसे इंडियन यूनियन में शामिल नहीं होना है वो अपना अलग कंट्री बना सकता है, लेकिन ये फैसिलिटी किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोविंस या फिर प्रिंसली स्टेट को थी। क्रिप्स मिशन में ऐसा कहीं नहीं कहा गया था कि अगर इंडिया के सारे मुस्लिम्स या कोई और कम्युनिटी इकट्ठे होकर बोलने लगे कि भैया हमारे लिए एक नया देश बना दो, तो उसके लिए नया देश बना दिया जाएगा। ऐसा कहीं नहीं कहा गया था। एक पहले से प्रीडिफाइंड प्रोविंस या प्रिंसली स्टेट ऐसा बोले तो उनको अलग किया जा सकता था। तो अल्टीमेटली क्रिप्स मिशन फेल हो चुका था और 12 अप्रैल 1942 को क्रिप्स भाई साहब अपना बैग पैक करके वापस ब्रिटेन लौट गए। इसके कुछ ही समय बाद 2 सितंबर 1945 को वर्ल्ड वार 2 भी एंड हो गया। तो वर्ल्ड वार 2 एंड होने की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट अब वापस से इंडिया पर फोकस कर सकती थी। इसीलिए अब 19 सितंबर 1945 को वाइसरॉय लॉर्ड वेवल ने अनाउंस कर दिया कि दिसंबर 1945 से जनवरी 1946 के बीच सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में इलेक्शंस करवाए जाएंगे। तो इलेक्शंस हो चुके थे, दूध का दूध पानी का पानी हो चुका था। ये इलेक्शंस हुए थे 11 प्रोविंसेस में, और इन 11 प्रोविंसेस में से 8 प्रोविंसेस में कांग्रेस ने मेजोरिटी ऑफ सीट्स जीती थी। ये 8 प्रोविंसेस थी आसाम, बिहार एंड उड़ीसा, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंसेस, मद्रास, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और यूनाइटेड प्रोविंस। इसके अलावा जो 3 प्रोविंसेस बची वो थी बंगाल, पंजाब और सिंध। इन तीनों प्रोविंसेस में मुस्लिम लीग सबसे बड़ी पार्टी थी। इसके बाद मार्च 1946 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए एक बार फिर कोशिश की। प्राइम मिनिस्टर एटली ने मार्च 1946 में 3 लोगों का एक ग्रुप इंडिया भेजा। ये 3 लोग थे सर पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। क्योंकि ये तीनों लोग ब्रिटेन के पार्लियामेंट में कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, इसीलिए इस मिशन को नाम दिया गया कैबिनेट मिशन। सर पैथिक लॉरेंस उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, और एवी अलेक्जेंडर थे फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी। इस कैबिनेट मिशन का मिशन था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टेब्लिश करवाना। कैबिनेट मिशन ने प्रपोज किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल सीट्स होंगी 389। इनमें से 296 सीट्स थी ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस के लिए और 93 सीट्स थी प्रिंसली स्टेट्स के लिए। यहाँ मैप में आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लू कलर का एरिया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस को,
और जो ब्राउन कलर का एरिया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसली स्टेट्स को। अब ये जो टोटल 296 सीट्स थी ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस के लिए, ये हर एक प्रोविंसेस में डिस्ट्रीब्यूट की गई ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। मतलब जिस प्रोविंस की ज्यादा पॉपुलेशन उसको ज्यादा सीट्स, जिसकी कम पॉपुलेशन उसको कम सीट्स। इसके अलावा प्रोविंस को जो सीट एलोकेट हुई थी उसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट किया गया मुस्लिम, सिख और जनरल सीट्स में। ये डिस्ट्रीब्यूशन अगेन पॉपुलेशन के बेस पे किया गया था, मतलब जिसकी जनसंख्या ज्यादा थी उसको ज्यादा सीट्स। मान लीजिए एक स्टेट को 20 सीट्स एलोकेट हुई हैं, तो ये 20 सीट मुस्लिम, सिख और जनरल सीट्स में डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। यानी अगर मुस्लिम्स की पॉपुलेशन उस स्टेट में ज्यादा है तो ज्यादा सीट्स मुस्लिम्स को दी जाएंगी, अगर सिख की पॉपुलेशन ज्यादा है तो ज्यादा सीट्स उनको मिल जाएंगी। अब अगर बात करें प्रिंसली स्टेट्स की 93 सीट्स की, तो प्रिंसली स्टेट के केस में कैंडिडेट इलेक्ट होकर नहीं बल्कि उस पर्टिकुलर प्रिंसली स्टेट के नॉमिनेशन से बुलाए गए। इसका मतलब समझ रहे हो आप? इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कैंडिडेट्स जो हैं वो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों ही तरह के थे। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो इलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं इनको इलेक्ट कौन करने वाला था? भारत की जनता? जी नहीं, इनको डायरेक्टली भारत की जनता इलेक्ट नहीं करने वाली थी। इनको इलेक्ट करना था प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स को। और अभी थोड़ी ही देर पहले हमने देखा है कि प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स को जनवरी 1946 के इलेक्शंस में जनता ने ही चुनकर भेजा था। यानी जनता ने चुन लिया था प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स को, और इन प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स को चुनना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज के मेंबर्स को। ये जो इलेक्शन हुआ था इस इलेक्शन को कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शन, क्योंकि यहाँ पर जनता डायरेक्टली चुन रही है। और ये जो इलेक्शन है ये इलेक्शन है इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज के जो मेंबर्स हैं उनको भी जनता ही चुन रही है, बट इनडायरेक्टली। मतलब जनता ने अपने प्रतिनिधि चुने और उनके प्रतिनिधि इनको चुन रहे हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस होने थे ये हुए थे 1946 के जुलाई और अगस्त महीने में। इन 296 सीट्स में से 208 सीट्स पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट्स आए और 73 सीट्स पर मुस्लिम लीग के कैंडिडेट्स, और बची हुई 15 सीट्स पर कुछ और पार्टीज और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आए। इसके अलावा जो प्रिंसली स्टेट्स की 93 सीट्स थी वो खाली पड़ी रह गई क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने अपने कैंडिडेट्स नॉमिनेट नहीं किए थे। बेसिकली प्रिंसली स्टेट ने नॉमिनेट करने से मना कर दिया क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से अलग रहने का ही निर्णय लिया। और इसी के साथ साथ मुस्लिम लीग ने भी कैबिनेट मिशन को मानने से मना कर दिया, क्योंकि इन्हें भी तो मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट स्टेट पाकिस्तान चाहिए था और वो अब इन्हें कैबिनेट मिशन में बनते हुए दिख नहीं रहा था। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को, उसमें ना तो मुस्लिम लीग शामिल हुई और ना ही प्रिंसली स्टेट के नॉमिनेटेड सदस्य। इस मीटिंग में कुल 211 लोग पहुंचे, जिसमें 208 तो कांग्रेस के ही थे। फ्रांस की एक परंपरा को फॉलो करते हुए इस मीटिंग के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टेम्पररी प्रेसिडेंट बना दिया। तो इसी के साथ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो होगा हमारे इंडियन पॉलिटी सीरीज का पार्ट 3 वीडियो, जिसमें हम मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को शुरू करेंगे।